नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साहित्य के एक ऐसे भाषण की जिसने एक पूरे गणराज्य का भविष्य ही पलट कर रख दिया था। सीज़र की मौत हो चुकी है और उसका सबसे वफादार दोस्त मार्क एंटनी अकेले में एक खूनी बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन ये बदला सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में लिया जाएगा। यहीं से तैयारी शुरू होती है, एक ऐसे पब्लिक परफॉर्मेंस की जो इतिहास बदल देगा। सोचिए जरा, कैपिटल में सीजर की हत्या हो चुकी है। पूरा रोम शहर एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। डर है, कंफ्यूजन है और सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल कौंध रहा है। और ये सवाल इतना बड़ा था कि इसका जवाब ही रोम का भविष्य लिखने वाला था। और इस सवाल का जवाब देने के लिए दो लोग सामने आते हैं। और देखिए, सबसे पहले बोलने आता है मार्कस ब्रूटस, एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत इज्जत है, लेकिन वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने सीज़र को मारा। अब उसका काम है रोम की जनता को ये यकीन दिलाना कि ये हत्या जरूरी थी। ब्रूटस का तरीका बड़ा सीधा है। वो लॉजिक की बात करता है, रिपब्लिक के बड़े बड़े आदर्शों की बात करता है। उसकी दलील थी कि सीजर की बढ़ती ताकत हर एक नागरिक की आज़ादी के लिए खतरा बन गई थी। और कमाल की बात यह है कि उसका ये शांत लॉजिकल भाषण काम कर जाता है। भीड़ पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाती है। वो लोग ब्रूटस को हीरो मानने लगते हैं। मतलब सिचुएशन पूरी तरह से हत्यारों के कंट्रोल में है। अब सीन में एंट्री होती है मार्क एंटनी की। सोचिए, उसे एक ऐसी भीड़ के सामने बोलना है जो पहले से ही उसके खिलाफ है, और एक वादा भी निभाना है कि वो हत्यारों पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। इस सब के बावजूद उसे पूरी बाजी पलटनी है। तो ब्रूटस ने इस्तेमाल किया दिमाग और लॉजिक। एंटनी क्या इस्तेमाल करता है? इमोशंस। वो ब्रूटस के ठंडे तर्क का जवाब देता है एक बहुत ही सोचे समझे इमोशनल अटैक से। ये बयानबाजी की एक मास्टर क्लास है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, वो शुरू कैसे करता है। बहुत विनम्रता से अपनी बात रखता है। कहता है, मैं यहाँ सीजर की तारीफ करने नहीं, उसे दफनाने आया हूँ। मतलब वो भीड़ को ये दिखाता है कि वो उनकी बात से सहमत है। इससे भीड़ का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। एंटनी का पूरा भाषण दरअसल एक 5 स्टेप का प्लान है। एक एक करके वो ब्रूटस की हर दलील को तोड़ेगा और आखिर में भीड़ को भड़का देगा। और उसका सबसे बड़ा हथियार व्यंग यानी आयरनी। वो बार बार कहता है ब्रूटस तो एक सम्माननीय व्यक्ति है, लेकिन हर बार जब वो ये लाइन बोलता है तो उसके ठीक बाद एक ऐसा सबूत देता है जो साबित करता है कि ब्रूटस बिल्कुल भी सम्माननीय नहीं है। वो भीड़ के मन में शक के बीज बोना शुरू करता है। वो पूछता है, अच्छा, ब्रूटस कहता है सीजर महत्वाकांक्षी था, तो क्या वो तब महत्वाकांक्षी था जब उसने दुश्मनों से मिले पैसों से रोम का खजाना भर दिया, या जब वो गरीबों के दुख में रोता था? और फिर वो सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। वो याद दिलाता है कि कैसे उसने खुद सबके सामने सीजर को 3 बार राजा का ताज पहनाना चाहा और तीनों बार सीजर ने उसे ठुकरा दिया। अब बताइए, क्या ये किसी महत्वाकांक्षी इंसान की निशानी है? और फिर वो एक ड्रामा करता है। बोलते बोलते अचानक रुक जाता है। कहता है, मेरा दिल तो सीजर के साथ ताबूत में चला गया है, मुझे एक पल के लिए रुकना होगा। ये एक कैलकुलेटेड पॉज था ताकि उसकी बातें लोगों के जहन में उतर जाएं। और उसकी ये चाल एकदम सटीक बैठती है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं, अरे, इसने तो सही कहा, उसने तो ताज लिया ही नहीं, इसका मतलब वो महत्वाकांक्षी नहीं था। अब भीड़ का मूड बदलना शुरू हो गया है। अब एंटनी अगला दांव चलता है सस्पेंस। वो भीड़ को बताता है कि उसके पास सीजर की वसीयत है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसे पढ़ दिया तो तुम लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। ये एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है। अब तो भीड़ को और ज्यादा जानना है कि वसीयत में क्या है। और बस इतना काफी था। जो भीड़ कुछ देर पहले ब्रूटस को हीरो मान रही थी, अब चिल्ला रही है, वे तो गद्दार थे, काहे के सम्माननीय पुरुष। पूरी की पूरी बाजी पलट चुकी थी। अब एंटनी इमोशंस को और हवा देता है। वो सीजर का खून से सना हुआ चोगा दिखाता है, एक एक छेद की तरफ इशारा करके बताता है कि ये किस हत्यारे के खंजर का निशान है। और सबसे आखिर में वो उस छेद को दिखाता है जो ब्रूटस के खंजर ने किया था, और उसे सबसे निर्दयी घाव कहता है। और फिर आखिर में जब भीड़ पूरी तरह भड़क चुकी है, वो सीजर की वसीयत पढ़ता है। और वसीयत में क्या निकलता है?
कोई तानाशाही फरमान नहीं, बल्कि रोम के हर नागरिक के लिए पैसे और जमीन। ये एक तोहफा था उन लोगों के लिए जिनके बारे में कहा गया था कि सीजर उन पर जुल्म कर रहा था। बस अब आग लग चुकी थी। भीड़ अब बदला लेने पर उतारू थी। एंटनी का काम हो गया था। उसने रोम में तबाही के बीज बो दिए थे। और इसका असर फौरन और बहुत भयानक। भाषण खत्म होते ही भीड़ सड़कों पर उतर आती है। बदला, मारो, खत्म कर दो के नारे लगने लगते हैं। बेचारे कवि सिन्ना को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसका नाम एक हत्यारे से मिलता था, और ब्रूटस और कैशियस उन्हें अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भागना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है गृहयुद्ध। तो एंटनी का ये भाषण आज भी इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। इतनी ताकत कि वो सच को बदल सकती है, हकीकत को एक नया आकार दे सकती है। इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, इमोशन अक्सर लॉजिक पर भारी पड़ता है। दूसरी, भाषण सिर्फ बोलना नहीं, एक परफॉर्मेंस है। और सबसे जरूरी बात, शब्द अच्छी चीजों के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं और अंधी हिंसा भी भड़का सकते हैं। मतलब सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी कई बार ये हो जाता है कि कहानी सुनाई कैसे जा रही है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी को अपनी बातों से मना लेना ये कब एक तोहफा होता है और कब एक खतरनाक हथियार बन जाता है। प्रेरणा और धोखे के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? इसी सवाल का जवाब एंटनी का ये भाषण हमसे पूछता है।